ठीक है, और कुछ भी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 1 माइनस कोसेक्स अपॉन 1 प्लस कॉसेक्स, ये पहला क्वेश्चन है बेटा। देखो मैंने जो सबसे पहली टाइप लिखी थी ये वैसा ही है ना, इस तरफ तो आ रहा है dy बाई dx और इस तरफ है 1 माइनस कॉसेक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉसेक्स। दिस होल क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ x। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है ये x का ही फंक्शन है। तो x का ही फंक्शन है तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में होता यही है कि हमें x वाली क्वांटिटीज एक तरफ करनी है, y वाली क्वांटिटीज एक तरफ करनी है और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट करके c ऐड कर देना है, ये होता है इसमें। तो हम सीधा सा बस अगले स्टेप में लिख दो बेशक, ये हो गया ना हमारे पास। तो हमने इसे लिखा dy इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। नाउ dy इज इक्वल टू, इसको चाहो तो रिड्यूस भी कर सकते हो, ये होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, करना ही पड़ेगा, बिना उसके तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, ये कैंसिल हो गया। तो dy क्या बना, dy बना टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 dx। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 प्लस c आ जाता है। अब यहां से अगर आप आंसर निकालो तो dy का इंटीग्रेशन हो गया y, टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसे ऐसे लिखोगे ना, पहले टेंजेंट स्क्वायर के लिए सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, तो आपका आंसर बनेगा y इज इक्वल टू, अब बताओ जरा, सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन ये होता है टेंजेंट x बाई 2 और x का कोफिशिएंट यानी 1 बाई 2 से कर देंगे डिवाइड, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। So your answer is y is 2 tangent x by 2 minus x plus c. This is the answer. मुश्किल तो नहीं लग रहा ना बेटा? No मैम। नो मैम। पर 5। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट है ex plus e पावर माइनस x dy, ex plus e पावर माइनस x dy, then minus ex माइनस e पावर माइनस x dx is equal to 0। अब इसमें तो dy और dx पहले से ही अलग अलग है, आप क्या करो, इस माइनस वाली टर्म को उधर ले जाओ, उधर ले जाओ तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहां से dy कितना आ गया, ex माइनस e माइनस x, ex प्लस e पावर माइनस x dx। अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है और ऑब्वियस सी बात है जहां dy है वो y से इंटीग्रेट होगा, जहां dx है वो x से इंटीग्रेट होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy ex माइनस e माइनस x इसके इक्वल आ गया और प्लस c, ये तो बन गया y, ये तो हो ही गया y। इसमें नीचे वाले को t लें तो ऊपर dt आता है, ये क्वेश्चन आया था इंटीग्रेशन के चैप्टर में, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया। ex प्लस e पावर माइनस x को t मानोगे तो ex माइनस e माइनस x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू dt बाई t, तो y क्या बना बेटा, log t प्लस c, और log t प्लस c का मतलब योर y इज लॉगरिथम ऑफ ex प्लस e पावर माइनस x प्लस c। दिस इज द आंसर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस हैं, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस का काम है, इसमें से प्रैक्टिस एक एक दो नंबर से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आएगा, और आया भी हुआ है पेपर में भी तो वो भी 2 मार्क्स का ही आया हुआ है, 2 मार्क्स से ऊपर आते भी नहीं इसमें से कभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है ex टेंजेंट y dx प्लस 1 माइनस ex secant स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है,
हमें कैसे पता चलेगा वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे हैं? एक टर्म dx में है, एक टर्म dy में है, उस तरफ 0 है। अगर यहाँ 1 2 कुछ होता ना, फिर तो सेपरेशन मुश्किल था, पर 0 है। 0 है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ना dy की टर्म को तो रख लेते हैं इधर ही, और ये वाली जो टर्म है ना dx वाली, इसको उस तरफ ले जाओ, तो ex टेंजेंट y dx अलग अलग हो गए। अब देखो ये y में है और ये y में है, बाकी सारा x में है, तो y की टर्म्स को तो कर लो एक तरफ। ये ध्यान रखना बस कि dy और dx न्यूमरेटर में आने चाहिए, dy dx कभी डिनोमिनेटर में नहीं आएंगे। तो आप इसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। क्या किया मैंने, ये क्वांटिटी इधर ले आई मैं इसको, और टेंजेंट y को इधर ले लिया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट किया प्लस c। अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, यहाँ भी लगेगा। तो इसमें टेंजेंट y को मैंने मान लिया सपोज z, तो सीकेंट स्क्वायर y dy बन जाता है dz, और ये आ जाता है dz अपॉन z। इसी तरह से इस तरफ मान लेते हैं 1 माइनस ex है t, तो माइनस ex dx हो गया dt, तो ex dx बन गया माइनस dt, तो ये आ गया माइनस dt अपॉन t प्लस c। ठीक है, ये चीज बन गई। अब dz बाय z का इंटीग्रेशन क्या होता है? Log of mod z. इक्वल टू माइनस log t प्लस c। तो इस log t को इधर ही ले आओ, तो ये बन गया log z प्लस log t इज इक्वल टू c। ठीक है, माइनस c वाली टर्म को मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया। अब इसके बाद अब आगे क्या करेंगे, आगे दोनों को कंबाइन किया, तो ये आ गया लॉगरिथम ऑफ z इंटू टी इज इक्वल टू c। तो लॉगरिथम ऑफ z, z क्या था, टेंजेंट y इंटू 1 माइनस ex इज इक्वल टू c। ये आपका आंसर हो गया। हो सकता है पीछे आपका आंसर मैच ना करे, उसका रीजन क्या हो सकता है कि यहाँ बेस क्या है, e है। तो हम चाहें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंजेंट y 1 माइनस ex इज इक्वल टू e पावर c विच इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट को कोई नया कांस्टेंट लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कांस्टेंट में c लगाया कि m लगाया, नया कांस्टेंट लगा के ये आंसर बनाओ, यहां तक छोड़ के आओ, दैट इज अप टू यू। इस चीज के मार्क्स डिडक्ट नहीं होते जब भी जनरल सॉल्यूशन देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं, पहला आंसर लॉग में था, दूसरा लॉग में था, तीसरे को भी लॉग में ले लो, सारे लोग जो है वो कैंसल आउट हो जाते हैं, आंसर आ जाता है। इट डजंट मैटर बेटा, जनरल सॉल्यूशन में आप किसी भी तरीके से प्रोसीड कर सकते हो, इंटीग्रेशन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 तक थे जनरल सॉल्यूशन। नाउ फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन 11 टू 14 फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जो क्वेश्चन है ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। पर्टिकुलर में वैल्यू में गलती नहीं आनी चाहिए, बस ये होता है। 11th क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 इज x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, और साथ में दे दिया y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। इसको ना कई बार ऐसे भी लिखते हैं, y0 इज इक्वल टू 1। ये y0 इक्वल टू 1 का मतलब यही होता है कि x को 0 रखोगे तो y 1 आएगा, y0 इक्वल टू 1 का ये मीनिंग है। अब देखो ये पूरा x में, ये पूरा x में, तो हम क्या करें, हम इसे ऐसे लिख लें, dy बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब आती है बात इंटीग्रेट, dx को भी उधर ले दिया हमने, ये ले लिया, dy इज इक्वल टू दिस मच। दोनों तरफ क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो 2x स्क्वायर प्लस x। आप चाहो तो यहाँ फैक्टराइजेशन करके देखो बेटा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये फैक्टराइजेशन मैंने आपको इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में सिखाई थी, कैसे इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन x प्लस 1, 1 कॉमन x प्लस 1, x प्लस 1 कॉमन आएगा तो x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं,
अभी कल परसों ही किया था हमने। हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन बेटा? बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, वेरी गुड। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाना है तो 2x² प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू 2x x² प्लस 1 को हम क्या लिखेंगे? a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन x² प्लस 1, लेकिन b नहीं, bx प्लस c लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा bx प्लस c? क्योंकि क्वाड्रेटिक है। अब 2x² प्लस एक्स एलसीएम लेंगे a इंटू x² प्लस 1 और bx प्लस c इंटू x प्लस 1 आ जाता है। ठीक है, अब x को सबसे पहले रखा -1। जब x को रखा -1 तो ये आ गया 2 - 1 और ये आ गया a इंटू 1 प्लस 1 प्लस 0। तो कुल मिलाकर क्या मिला बेटा हमें? 1 इज इक्वल टू 2a। 1 इज इक्वल टू 2a यानी a की वैल्यू आ गई 1/2। a निकल गया। अब a निकलने के बाद आगे क्या निकालना है? b और c। b और c के लिए कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट कंपेयर करें? x² का, हाईएस्ट पावर तो वही आ रही है, तो x² का कोफिशिएंट लेफ्ट में तो आ रहा है 2, राइट में आ रहा है a इधर से और bx इंटू एक्स यानी b। तो 2 इज इक्वल टू a प्लस b, 2 इज इक्वल टू हाफ प्लस b, तो b की वैल्यू आ गई 3/2। a आ गया, b आ गया। अब और क्या कर सकते हो? तीसरा पार्ट क्या था? कंपेयर कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स को कंपेयर करो। कांस्टेंट कंपेयर करना यानी पुट x इक्वल टू 0। तो इधर से तो 0 आएगा, इधर से a आएगा, उधर c आएगा, तो c की वैल्यू आ गई -a यानी c बन गया -हाफ। ठीक है, ये चीज आ गई। तो अब a कितना है? a b c की वैल्यूज को रख दीजिए बेटा। a को तो रखोगे 1/2, b और c 3x/2 माइनस 1/2, ये चीज आ गई। इन सब चीजों को उठाकर अब जब आप पुटिंग करोगे तो पुटिंग करके आपके पास आंसर क्या बनेगा? देखो एक बार क्या था, यहाँ ऊपर था इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा हाफ इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस 1। इधर से मैं हाफ को कॉमन निकाल दूं तो बचता है 3x माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 dx। ये तो बन गया y। अच्छा एक चीज और थी साथ में, प्लस c। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हाफ लॉग x प्लस 1, ये पार्ट तो पूरा हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए हमें फिर सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि नीचे x² प्लस 1 है, तो ऊपर से मैंने 3x को अलग कर दिया, -1/2 dx अपॉन x² प्लस 1 प्लस c, और अलग कर दिया हमने इसको, 3x वाले को अलग, 1 वाले को अलग। तो y आया हाफ लॉग x प्लस 1, 3/4 लॉग x² प्लस 1। अब बेटा ये मैंने बीच में एक स्टेप स्किप किया, आप देख लीजिएगा। इसको t मानोगे ये dt/2 बनेगा, तो ये 3/4 लॉग ऑफ दिस वन इतना आ जाएगा। आप अपने आप से निकाल के देख लेना, मैंने अभी डायरेक्ट आंसर लिख दिया क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करवाना कम था, इस c को फाइंड कैसे करेंगे ये निकालना ज्यादा था। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब ये जो पूरा सॉल्यूशन आया, ये कौन से वाला सॉल्यूशन है, जनरल की पर्टिकुलर? जनरल। जनरल है, पर हमें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें क्या दिया था कि इफ x इज 0 देन y इज 1। अगर x है 0 तो y 1 बनता है, तो 1 इज इक्वल टू हाफ log 1 प्लस 3/4 log 1 माइनस हाफ टेंजेंट इनवर्स 0 प्लस c। हमने x को 0 रख दिया, y को 1 रख दिया, log 1 0 होता है, ये log 1 0, हाफ टेंजेंट इनवर्स 0 भी 0 प्लस c। कुल मिलाकर बेटा c की वैल्यू क्या आ गई?
1. सी की वैल्यू आ जाती है 1। ठीक है, सी की वैल्यू 1 आ गई ना, अब सी की जगह 1 रख दो, आ गया आपका आंसर। इतना ही था बस। लेंदी हो गया, लेंदी तो फिर इस वजह से हो गया ना क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप यहाँ पर सी को रिप्लेस कर दीजिए और सी को रिप्लेस करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा +1। अब आप बुक में अगर आंसर मैच करोगे ना तो बुक में इसको कंबाइन कर रखा है बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है कि आप कॉम्बिनेशन करके रिजल्ट बनाओ, आप इसको इतना ही छोड़ दीजिए, योर आंसर इज फुल्ली वैलिड। बुक वालों ने तो क्या किया, 1/4 को कॉमन निकाला, 1/4 निकाला तो ये आया 2 log x + 1, 3 log x² + 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x + 1। और इसको फिर ना इस वाले को कंबाइन कर दिया, कैसे, लॉगरिथम ऑफ x + 1 होल स्क्वायर और x² + 1 होल क्यूब, ऐसे बना दिया। कोई जरूरी नहीं है कि आप ये स्टेप परफॉर्म करो, चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई मैंडेटरी स्टेप ये नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। तो टोटली हमने इसमें क्या सीखा कि जनरल सॉल्यूशन बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन तो आता ही आता है, पर्टिकुलर बनाना हो तो हमें x और y को पुट करके c कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस तरह से होता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन है cos dy/dx is equal to 1 is equal to a। cos of dy/dx is equal to a where a belongs to r और y 1 x 0, y is 1 when x is 0। देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, dy/dx का इंटीग्रेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक इसके आगे से कोस ना हट जाए। तो कोस को हटाने के लिए क्या करें, राइट साइड में ले जाएं कोस को। हाँ जी, तो Yes, ma'am. कोस इनवर्स में बदल दो, तो dy/dx आ गया कोस इनवर्स a, यानी dy आ गया कोस इनवर्स a इंटू dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, प्लस c, dy का तो y। अब देखो ये कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट होता है ना उसको आप बाहर ले सकते हो। कोस इनवर्स a कांस्टेंट में आएगा बिकॉज a रियल नंबर है, a वेरिएबल नहीं है। अगर यहाँ x होता ना फिर हमारा काम लंबा हो जाता, फिर तो कोस इनवर्स x dx हमें बाय पार्ट मेथड लगा के इसको सॉल्व करना पड़ता, पर ये x नहीं है, ये a है, तो सीधा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, ये सॉल्यूशन आ गया। अब x को 0 रखने पर y आता है 1, तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस c, c कितना आ गया 1, c को रख दो 1, ये आपका आंसर आ गया, दैट्स ऑल, बस इतना ही है। अगर होता x तो फिर तो ये 4-5 स्टेप और जाते अगर यहाँ x होता। और कैसे इंटीग्रेट करते, जैसे मैंने कल आपको सिखाया था बाय पार्ट मेथड से। ठीक है, अब इसके बाद है आगे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 को 16 और 23 ये पहले करवाती हूँ मैं, फिर दूसरों पर आऊंगी। 16th क्वेश्चन है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू 1 - 1। देखो अब ये ना इसमें आपको इक्वेशन दे दी एक्स वाई dy/dx इज इक्वल टू x + 2 y + 2। कह रहे इसमें फाइंड द सॉल्यूशन कर्व, सॉल्यूशन कर्व निकालो, और सॉल्यूशन कर्व पास कर रहा है 1 - 1 में से। पहले तो सॉल्यूशन कर्व बनाओ, वो बनेगा तब आगे की बात है। क्या हम इसे y dy/y + 2 और इसे x + 2/x dx लिख सकते हैं? x वाले एक तरफ कर दिए, y वाले एक तरफ कर दिए, तो ये इसको हम y + 2 - 2/y + 2 dy और इसे 1 + 2/x dx लिख सकते हैं। ये भी, ये तो सॉल्व करने के लिए अपने को करना पड़ेगा। तो y + 2/y + 2 यानी 1 - 2 डिवाइडेड बाय y + 2 dy 1 + 2 डिवाइडेड बाय x dx, ये आ गया। अब क्या करो, इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन करोगे दोनों तरफ प्लस c, हाँ जी 1 का इंटीग्रेशन y -2 log y + 2
इज इक्वल टू 1 का हो गया x प्लस 2 log x प्लस c। ठीक है, ये चीज आ गई। अभी क्या करते हैं, इनको सबको ना एक तरफ कर लेते हैं। जब इनको सबको एक तरफ करेंगे तो एक तरफ करने से क्या होगा, x माइनस वाई प्लस 2 log x प्लस 2 log y प्लस 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई 2 कॉमन, लॉगरिथम ऑफ x इंटू वाई प्लस 2 प्लस c इक्वल टू 0। ये चीज आ जाती है। कैसे आई बेटा, 2 को तो ले लिया कॉमन, log x प्लस log y प्लस 2 मल्टीप्लाई होकर log ऑफ x इंटू वाई प्लस 2 बन गया। अब आगे दे दिया कि इट पासेस थ्रू, कहां से पास हो रहा है ये, इट पासेस थ्रू 1 कॉमा माइनस 1। जब ये 1 माइनस 1 में से पास हो रहा है तो इसका मतलब x अगर 1 है तो y माइनस 1 है। 1 माइनस 1 में से पास होने का मतलब तो यही हुआ कि x को रखेंगे 1 तो y कितना आएगा, माइनस 1 आएगा। इन वैल्यूज को उठाकर रख दो इसमें, तो 1 प्लस 1 2 टाइम्स लॉगरिथम ऑफ कितना बन गया, x इज 1 माइनस 1 प्लस 2 अगेन 1 प्लस c 0। 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस 2 log 1 प्लस c इज 0। log 1 होता है 0, तो c की वैल्यू माइनस 2। ठीक है, c कितना आ गया, माइनस 2। अब अगर c की वैल्यू माइनस 2 है तो व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर शुड बी दिस मच। बस इतना करके छोड़ देंगे और हमें कुछ भी करने की जरूरत। मैम एक बार आप लोग कॉमन कैसे लिया बताना मैम। अच्छा, कॉमन वाला पार्ट बेटा देखो, ये था 2 log x प्लस 2 log y प्लस 2। ठीक है, मैंने 2 को कॉमन ले लिया, log x और log y प्लस 2। अब log में आप लोग पढ़ते हो ना बेटा, log m प्लस log n, log ऑफ m इंटू n होता है, बस वही लगाया। ठीक है, यस मैम। अब इसके बाद आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 18 पर। बेटा मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? नो मैम। नो मैम। और बहुत स्कोरिंग है, ये बहुत स्कोरिंग है और अच्छे नंबर दिलवाता है ये चैप्टर, तो बहुत ध्यान से करना है। 18th क्वेश्चन है, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व। एक कर्व है कोई, मान लो ये हमारा कर्व हो गया, इस कर्व के किसी एक पॉइंट एक्स वाई पर द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट -4 -3। टेंजेंट का जो स्लोप बनेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट है, तो जो टेंजेंट का स्लोप है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को -4 -3 से मिलाने वाली लाइन के स्लोप का डबल आता है। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट डबल है, किसके स्लोप का डबल है, उस लाइन सेगमेंट के स्लोप का विच जॉइंस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू -4 -3। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को -4 -3 से मिलाने वाली लाइन सेगमेंट के स्लोप का डबल स्लोप है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू -2, 1। कर्व की इक्वेशन बताओ अगर ये कर्व ऐसे पॉइंट से निकलता है जो -2, 1 है, मतलब कर्व -2, 1 में से पास होता है, तो कर्व की इक्वेशन बनाइए। ये हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन से चैप्टर का काम इन्वॉल्व हो गया, इसके अंदर आपका चैप्टर 1 आ गया, 11th क्लास का स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट यूज हो गया, टेंजेंट का स्लोप यानी चैप्टर 8 यूज हो गया, पर्टिकुलर इक्वेशन वाली बात भी यूज हो गई, और डिफरेंशियल इक्वेशन का तो क्वेश्चन है ही, तो यानी कुल मिलाकर 3 या 4 टॉपिक्स को कवर कर रहा है ये एक अकेला टॉपिक। अब देखो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। वी नो दैट slope of tangent is given by slope of tangent at any point
किसी भी पॉइंट एक्स वाई पर स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx के बराबर होता है। ये तो बताया था ना चैप्टर 8 में, ठीक है। अच्छा, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्स वाई को -4 -3 से, उसका स्लोप क्या होगा? स्लोप आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किसी भी तरह से ले लो तो y माइनस -3 y प्लस 3, x माइनस -4 x प्लस 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया आपको? क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कह रही है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इस वाले स्लोप का डबल है। क्या इक्वेशन दी है कि टेंजेंट का स्लोप इस स्लोप का डबल है? अगर टेंजेंट का स्लोप इस स्लोप का डबल है तो इस इक्वेशन को आप कैसे रीराइट करोगे? यू कैन रीराइट इट एज dy अपॉन y प्लस 3 2 टाइम्स dx अपॉन x प्लस 4। लिख सकते हो ऐसा? y प्लस 3 को इसके नीचे ले लिया, dx को ऊपर ले लिया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। यहां तक सबको समझ आया? मैं नेक्स्ट स्टेप Yes, लेने जाऊंगी ma'am. बेटा फिर। चलिए, अब इसके बाद हमें क्या करना है? दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि जब आप इंटीग्रेट करके कांस्टेंट लगाते हो ना, तो नेचर ऑफ कांस्टेंट नेचर ऑफ इक्वेशन पर डिपेंड करता है। आप इक्वेशन के हिसाब से कांस्टेंट ले सकते हो। हमें पता है इसका आंसर लॉगरिथम में आएगा, आएगा कि नहीं? Yes, ma'am. लॉगरिथम में आएगा, तो मैंने कांस्टेंट भी log c ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन टेक इट लाइक दैट। आप लिख दो वेयर log c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि ये log में आएगा, ये log में आएगा, तो मैंने कांस्टेंट को भी log में ले लिया। बहुत इजी हो जाता है उससे। तो ये आया लॉगरिथम ऑफ y प्लस 3 2 टाइम्स लॉगरिथम ऑफ x प्लस 4 प्लस log c। तो लॉगरिथम ऑफ y प्लस 3 लॉगरिथम ऑफ c इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर कह सकते हैं? Yes, ma'am. स्क्वायर ऊपर गया इंटू c। अब दोनों तरफ कंपेयर कर लो। दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो आप कह सकते हो कि y प्लस 3 इज c टाइम्स x प्लस 4 होल स्क्वायर। मॉड भी हट गया, मॉड भी हट गया, जिसमें आप अगर और इसको श्योरिटी करना चाहते हो आप मॉड सी रखो, फिर तो कोई पंगा ही नहीं है। ये लो, ये आ गया। अब सारे मॉड्यूलस के जो साइन है वो लॉगरिथम लॉगरिथम मॉड्यूलस मॉड्यूलस सब कुछ हटा के ये चीज इसके बराबर आ गई। अब इसमें एक प्रॉब्लम अभी भी रह गई, क्या कि हमें सी नहीं पता। सी निकालने के लिए क्या करेंगे? ये पॉइंट था ना अपना कि कर्व पास, ये तो इक्वेशन ऑफ कर्व आ गई। अब सी निकालने के लिए आपको दिया है इट पासेस थ्रू, ये पास होता है -2, 1 में से। ये -2, 1 में से पास होता है। अगर ये -2, 1 में से पास होता है तो 1 प्लस 3 c इंटू -2 प्लस 4 होल स्क्वायर होना चाहिए। तो 4 इज इक्वल टू 4c। c की तो वैल्यू ही 1 आ गई। बोलो ठीक है? अब c की वैल्यू आ गई 1, तो c को भी हटा दो और ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से इक्वेशन तैयार हो जाती है। अब ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ये एग्जामिनर की प्रेफरेंस में होते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ज्यादा यूज हुए हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, उसके बाद हम क्लास को ओवर कर देंगे। 19, 20, 21, 22 ये 4 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बेटा। ये चारों वर्ड प्रॉब्लम्स लास्ट में डिस्कस करेंगे। 23rd पर आ जाओ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। जनरल इक्वेशन निकालनी है dy बाई dx e रेस टू द पावर x प्लस वाई। आपको देखकर लगेगा इसमें तो वेरिएबल अलग अलग हो नहीं रहे, लेकिन वास्तव में देखो तो बेटा हो रहे हैं, क्योंकि e की पावर में x प्लस वाई है ना। आप इसे कैसे लिख सकते हो? हाँ जी, आप इसे लिख सकते हो e पावर x इंटू e पावर y, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब ले आओ dy के नीचे ey ex इंटू dx, हो गए अलग अलग। इसको भी e पावर माइनस वाई dy e पावर x dx लिख सकते हो। दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, प्लस सी। क्या आंसर आया? e पावर माइनस वाई अपॉन -1
इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस सी। ये आ गया। अब इसको सेम साइड लेकर जाओ जरा, ये वाली टर्म उधर जा रही है, तो आंसर आ रहा है ई एक्स प्लस ई पावर माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द सॉल्यूशन। अब आप कहोगे ये आंसर तो मैच नहीं हो रहा, तो बेटा आंसर तो मैच हो जाएगा। इस प्लस सी को उस तरफ ले जाओ, क्या बना माइनस सी। माइनस सी को एक नया कांस्टेंट बना दो, एक नए कांस्टेंट का नाम दे सकते हो आप, तो ये बन गया। अब बताओ कौन सा वाला आंसर है। कांस्टेंट्स को तो आपके हाथ में है, आप मैनेज कर सकते हो। योर आंसर इज आई थिंक पार्ट ए, एक्स प्लस ई पार्ट मैम। वेरिएबल पार्ट में हाँ, वेरिएबल का आंसर चेंज नहीं होना चाहिए बेटा। वेरिएबल का डिफरेंस आ रहा है तो फिर आपकी आंसर में गलती है। कांस्टेंट का वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए यहां तक जो है आप लोग कर लेंगे ट्राई। यस Yes, मैम।